नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सबसे अधिक आपने महाराष्ट्र से ये खबरें सुनी होंगी कि बाहरी लोग वापस जाओ। जो ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाते हैं यूपी बिहार के लोग, उनको मार के भगाना। तो जो दूध का काम करते हैं वहाँ पे यूपी से गए हुए भैया लोग कहते हैं उनको मारना। तो ये चलते रहता है वहाँ पे। ये अलग अलग तरह से अलग अलग समय पर, केवल उद्धव ठाकरे जब सत्ता पर रहते हैं उस थोड़े से पीरियड में ये बंद होता है, कम होता है। उस समय भी राज ठाकरे बाहर थे, उनके भाई सत्ता के, तो वो ये काम करते थे। तो वहाँ ये बाला साहब ठाकरे का परिवार जो है ये शुरू से इसी में लगे रहा। जो मुंबई में पैदा नहीं हुए हैं, महाराष्ट्र में पैदा नहीं है, वो उन लोगों को भगाने का ये दुनिया में कई जगह चलता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 21वीं सदी में 2025 में भी राष्ट्रपति बना है। 2025 में चौथाई सदी निकल चुकी है, तब राष्ट्रपति बना है। और आज के ज़माने में वो पूरे अमेरिका से, दूसरे देशों से आए हुए कानूनी गैर कानूनी हर तरह के लोगों को भगाने के चक्कर में है। कहीं मार कर, कहीं कानूनी कार्रवाई से, कहीं धमका कर, कहीं वीज़ा न देकर, कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त न देकर, एडमिशन न देकर, हर तरह से दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को बाहर ढकेल रहा है। वो आने वालों को रोक रहा है, जो भीतर हैं उनको धकेल रहा है बाहर। कई देशों में ये चलता है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर आपको याद हो, ये 1980 के आसपास की बात होगी, मुझको ठीक से सन याद नहीं है। छत्तीसगढ़ से लगे हुए ओडिशा में, उड़ीसा बोलते थे उस समय, उड़ीसा में मारवाड़ी भगाव आंदोलन चला था। असल में मारवाड़ी जो हैं ये कारोबारी कम्युनिटी है। ये कहीं भी जाते हैं तो वहाँ कारोबार करने लगते हैं। न केवल मारवाड़ी बल्कि कई लोग सिंधी कारोबार में सबसे आगे रहने वाले, सबसे कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। मारवाड़ी भी वैसे ही हैं। तो जो अपने प्रदेश से, सिंध से आए हुए सिंधियों ने, आज मेरे शहर में जितने मेडिकल स्टोर हैं, कई पीढ़ियों से होंगे सिंधी यहाँ पे वो लोग, लेकिन अगर किसी एक जाति के लोगों के चलाए जा रहे सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टोर हैं तो वो सिंधियों के। मेहनत करते हैं। मेडिकल स्टोर सुबह से खोलना पड़ता है, देर रात तक चलाना पड़ता है। मैं अपने शहर राजधानी रायपुर का हाल आपको बतलाता हूँ। लाखे नगर का इलाका, कटोरा तालाब का इलाका, जहाँ सिंधी आबादी सबसे ज़्यादा है, रात को 11 बजे 12 बजे तक अगर आपको कोई सामान लेना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि दुकान कहाँ खुली मिलेगी, चाहे आपको बिस्किट लेना है, चाय पत्ती लेना है, चाहे कोई नूडल्स का पैकेट लेना है, इन दो इलाकों में आपको कुछ न कुछ खुला मिल जाएगा। देर रात तक मेहनत करते हैं, अलग सुबह से मेहनत करते हैं। कई जगहों पे आपने देखा होगा कि सिंधी बच्चे पिपरमेंट की एक ट्रे लेके उसको बेचते हुए बैठ जाते हैं किसी स्कूल के बाहर। बहुत ही मेरे मन में इनके कामकाज के लिए एक तरह का सम्मान है। जितने जीवट हैं, जितनी मेहनत करते हैं, कुछ वैसा ही मारवाड़ी भी करते हैं। खूब मेहनत करते हैं, काम करते हैं। व्यापार के लिए एक बुद्धि लगती है। मैं भुगत रहा हूँ अखबार नवीसी के साथ साथ। जब प्रकाशन के कारोबार में आया तो नहीं कर पाया मैं, मुझ में वो बुद्धि नहीं थी, कारोबारी बुद्धि नहीं थी, नहीं कर पाया ठीक से। लेकिन जो सिंधी बुद्धि के लोग हैं, मारवाड़ी बुद्धि के लोग हैं, वो लोग इस काम को अच्छे से करते हैं। आज देखिए ना, हिंदुस्तान में जो दो सबसे बड़े लोग हैं, कौन लोग हैं? दोनों गुजराती लोग हैं। गुजराती समाज कारोबारी समाज है, जहाँ जाते हैं कारोबार करते हैं, दुकान खोलते हैं। आज मैं अपने शहर का हाल बताता हूँ। सबसे अधिक मिल स्टोर, पार्ट्स की दुकान, बोरिंग की दुकान, पाइप की दुकान, मशीनरी की दुकान, ये जितनी है सब गुजरातियों की हैं सबसे ज़्यादा। तो ऐसे कई जातियाँ ऐसी हैं जो मेहनत करती हैं, जो जाकर काम करती हैं। आप देखेंगे
पूरे हिंदुस्तान में सड़क किनारे के ढाबे, गैरेज, गाड़ियां बनाने वाले या ट्रक चलाने वाले, इसमें आपको अगर किसी एक जाति के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक का टोटल करने पे सबसे ज़्यादा दिखेंगे तो आपको पंजाब के सिख दिखेंगे। उसमें बड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मुंबई में ये ठाकरे बंधु जो साथ आए हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, तो इन्होंने साथ आते ही, जैसे एक इलाके में कोई नया थानेदार आता है तो स्पा सेंटर, दारू सेंटर, बार, सट्टे वाले, नशा बेचने वाले, अवैध शराब वाले, इन सब के ऊपर छापे डालता है, कबाड़ पे छापे डालता है। उसके बाद एक सेटलमेंट होता है। जैसे धरती के नीचे भूकंप आता है तो कहते हैं कि धरती के नीचे प्लेट्स जो हैं वो एडजस्ट हो रही हैं। ऐसा थाना स्तर पे आपको बड़ा शानदार तरीके से देखने मिलता है। नया थानेदार एक प्लेट रहता है, पुराने अवैध कारोबार दूसरी प्लेट्स रहती हैं। ये एडजस्ट होती हैं। एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-4-6 दिन। आपको देखने मिलेगा कि इन्हीं 4-6 दिन में, अब रेड लाइट एरिया घोषित तो रह नहीं गए, एक समय थे, लेकिन अभी स्पा सेंटर चलते हैं जहाँ मालिश पॉलिश होता है कुछ बदन का, तो उस पे छापे डलेंगे, बार पे छापे डलेंगे, देर तक क्यों खोले हो। शराब दुकानें तो अब सरकारी हो गई है, उस पे छापे नहीं डलते, लेकिन अवैध शराब बेचने वाले लोगों पे छापे डलेंगे, सट्टेबाज, ड्रग्स बेचने वाले, धीरे कबाड़ का अवैध धंधा करने वाले, फिर हफ्ता 10 दिन में ये एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा मुंबई की बात मैं कर रहा था, वहाँ पे धमकाया जाता है, चमकाया जाता है, फिर जो भी काम रहता है वो काम निकाल लिया जाता है, फिर वो ज़मीन के नीचे की प्लेट्स एडजस्ट हो जाती हैं। 1980 के आसपास आपको याद होगा, उड़ीसा से मारवाड़ियों को मार मार कर भगाया गया था। कई ज़िले ऐसे थे जहां मारवाड़ी कारोबारी थे, काम करते थे, उनको मार मार के भगाया गया। और उड़ीसा से लगा हुआ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जहां उनको सहूलियत थी, क्योंकि यहाँ मारवाड़ी बसे हुए बहुत हैं पहले से। तो जितने लोगों को वहाँ से भगाया गया वो छत्तीसगढ़ आए, और छत्तीसगढ़ में उड़ीसा से आकर काम शुरू करने वाले हजारों उद्योगपति और कारोबारी हैं मारवाड़ी, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, बड़े कामयाब हैं। उनमें से कुछ एक को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने समाज सेवा के भी बड़े बड़े काम किए हैं, अपने घर के पैसों से भी किए हैं। अपने घर के पैसों से बड़ी समाज सेवा करने का मतलब तो यही है कि घर में पैसे भी अच्छे कमाए होंगे। तो हुनरमंद हैं, कारोबारी हैं, काम करते हैं। उनका यहाँ थोड़ा थोड़ा विरोध होता है। गैर छत्तीसगढ़िया, परदेसिया, बाहरी व्यक्ति, ऐसा विरोध बहुत होता है। आपको पिछला विधानसभा चुनाव याद होगा, हमने कुछ लोगों को यहाँ इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कही थी। जो लोग छत्तीसगढ़ के बाहर पैदा हुए हैं उनके साथ साथ लोग ऐसे हर नेता को गैर छत्तीसगढ़िया गिन लेते हैं जिसकी जाति जो है उसका, या जिसके 2-4 पीढ़ी पहले का कोई इतिहास छत्तीसगढ़ के बाहर का रहा हो। डॉक्टर रमन सिंह को पैदा छत्तीसगढ़ में हुए हैं, उनको गैर छत्तीसगढ़िया गिन लेंगे। बृजमोहन को, राजेश मूणत को गैर छत्तीसगढ़िया गिन लेंगे। ऐसा कई पार्टियों के नेताओं को लेके ऐसा चलते रहता है। स्थानीय लोग जो हैं, बाहर से आकर अधिक कामयाब होने वाले लोगों के खिलाफ कई तरह के तर्क निकाल लेते हैं। अभी ताज़ा तर्क निकला है तेलंगाना में, ये भी लगा हुआ है, उधर उड़ीसा वगैरह से, इधर छत्तीसगढ़ से, ऐसा सरहदी राज्य हैं सब छत्तीसगढ़ के। तो तेलंगाना में वहाँ पे अभी मारवाड़ी गो बैक, मारवाड़ी वापस जाओ, ये आंदोलन कुछ जगहों पर, कुछ शहरों में चालू हुआ है। बहुत बड़ा इसको आंदोलन मैं बहुत गंभीरता के साथ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन शुरू हुआ है। सुगबुगाहट को शुरू में ही पकड़ लेने की ज़रूरत है, ये बेकाबू हो जाए उसके पहले। वहाँ के स्थानीय व्यापारी जो हैं उन्होंने मारवाड़ी डोमिनेशन, मारवाड़ी वर्चस्व के खिलाफ अभी 18 तारीख को
विरोध में बंद रखा था रंगारेड्डी जिले के अमंगल कस्बे में। फिर बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव करके उसको टाला है। कई जगहों पे वहाँ की जो स्थानीय तेलंगाना की जो स्थानीय जातियाँ हैं, मारवाड़ी को उसमें नहीं गिनते हैं, वो बाहर से आए हुए हैं, तो उनकी बैठक चलती है। उसमें ये कहा गया, अभी मांग की गई वहाँ पे कि तेलंगाना में वहाँ के मूल निवासियों के अलावा बाकी किसी के ज़मीन खरीदने पर रोक लगे। यह है हिंदुस्तान में आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासी के खरीदने पे रोक है। कश्मीर में रोक थी, गैर कश्मीरी नहीं खरीद सकते थे। उत्तर पूर्वी राज्यों में कहीं कहीं है, कहीं हिमाचल उत्तराखंड ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी है ऐसा नियम। कुछ जगहों पे है ऐसा नियम कि गैर स्थानीय लोग जो हैं, बाहरी लोग, वो लोग नहीं ले सकते ज़मीन वगैरह, तो उसका रास्ता लोग निकालते हैं, एक स्थानीय को पार्टनर बना के एक फर्म बना कर ले लेते हैं। अब तेलंगाना में ये मामला जो है ये काफ़ी विवाद खड़ा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर बाहर से आके कोई कारोबारी यहाँ काम करते हैं तो कहा जाए कि 80-90% नौकरियाँ जो हैं वो स्थानीय लोगों को दे, तेलंगाना के लोगों को दे। ये मांग चल रही है वहाँ पे कुछ एक संगठनों की। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जो तेलंगाना के हैं, बंडी संजय कुमार, उन्होंने अभी कहा है कि ये सब बवाल जो है ये बीआरएस, जो कि पिछली सरकार चला रही थी, बीआरएस, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, इतने बार है, ICICI बैंक जैसा है ये, तो थोड़ा बोलने में मुझको देखना पड़ता है स्क्रीन को। ये लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, ये अशांति करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इन पार्टियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए और यहाँ से मुसलमानों को निकालने का, रोहिंग्या लोगों को निकालने का ये आंदोलन चलाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा के नाम पर ये नाटक किया जा रहा है, ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि मारवाड़ी जो है उन्होंने ईमानदारी से व्यवसाय करके संपत्ति बनाई, GDP में योगदान दिया और वो हिंदू सनातन धर्म की रक्षा में भी जुटे हुए हैं। मारवाड़ी व्यापारियों के बारे में उन्होंने कहा है। जानते होंगे ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं बंडी संजय, तो ये जानते होंगे कि कैसे योगदान उन्होंने दिया है। तो उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे मीट का कारोबार, मांस बेचने वाले लोग, धुलाई करने वाले जो लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर्स वाले लोग हैं, शायद मुस्लिम ज़्यादा होंगे उसमें, हम इनके कारोबार का विरोध करेंगे। यानी एक अलग किस्म का, एक जातियों का, धर्मों का एक तनाव वहाँ सुगबुगाहट हो रही है, खड़ा हो रहा है, आग लग गई है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और उन्होंने कहा रोहिंग्या गो बैक का भी हम आंदोलन तेज करेंगे। यहाँ पे केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या गो बैक का आंदोलन तेज करेंगे। हालांकि ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है कि जहाँ जो रोहिंग्या दिखे उसको पकड़ के देश के बाहर कर दो। रोहिंग्या अगर घुसे होंगे तो 11 साल से तो केंद्र सरकार में यही पार्टी है। तो मैं इस बात पे आना चाहता था कि देश के किसी प्रदेश में, उत्तराखंड में, कि मुस्लिमों को बाहर भेजो, ये हिंदुओं की देवभूमि है। मुंबई में ये यूपी बिहार के लोगों को बाहर भेजो। असम में बंगला भाषियों को बाहर भेजो तो हिंदी भाषियों को बाहर भेजो। उड़ीसा से मारवाड़ी भगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोई मजबूत आंदोलन नहीं है, लेकिन बयान कागज पे जरूर जारी होते हैं। गैर छत्तीसगढ़िया, परदेसिया, परदेसिया, ऐसा छत्तीसगढ़ी लोगों के जुबान में बहुत सुनने मिलता है। मैं भी छत्तीसगढ़ी हूँ, छत्तीसगढ़ी बोलता भी हूँ। शायद मेरे छत्तीसगढ़ी बोलने के वजह से मुझको यहाँ परदेसिया करार नहीं दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, नहीं बोल सकते तो जूता खाओ वहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा इस बात पे जा रहा हूँ कि देश के भीतर सरदार पटेल पहले गृह मंत्री थे, आज़ादी की लड़ाई के बहुत बड़े नेता थे। उनका कद जो है
गुजरात में मोदी जी की बनाई हुई जो प्रतिमा है सरदार की, उससे बड़ा कद था। उनके कद को किसी प्रतिमा से नहीं नापा जा सकता, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा क्यों ना हो। तो सरदार पटेल ने बड़ी मेहनत करके रजवाड़ों को, रियासतों को, राज्यों को, सबको जोड़ा था, देश से एक किया था। इस दिन के लिए नहीं किया था कि आप फिर से भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक बवाल खड़ा करते चलो, चारों तरफ बवाल खड़ा करते चलो। अगर कोई कारोबारी, उद्योगपति, कारोबारी लेबर लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार की नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की जो भी नीतियां हैं अगर पालन नहीं कर रहे हैं, तो हर एक के पास सरकार के, लेबर कोर्ट के, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के, किसी के, कई तरह के फोरम खुले हुए हैं। वहाँ जाकर मुद्दों को उठा सकते हैं। लेकिन किसी जाति के लोगों को भगा देना, तो उससे कारोबार जो गड़बड़ाएगा, ऐसा नहीं कि लोकल लोग उस कारोबार को लपक लेने के लिए तैयार हैं। अगर इतने ही तैयार रहते लोकल लोग अलग अलग प्रदेशों में, तो दूसरे प्रदेशों से लोग वहाँ आकर काम क्यों कर पाते, कैसे कर पाते। अब अगर बस्तर में आदिवासी अपने ही शोषण की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम रहते, तो नक्सलियों को गुंजाइश कैसे मिलती वहाँ पैर जमाने की। आदिवासियों का शोषण हो रहा था, सरकारें शोषण कर रही थी, राजनीतिक ताकतें शोषण कर रही थी, आदिवासी खुद अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे थे। इसमें बीच में घुसने का मौका मिला था नक्सलियों को। तो अगर सरकार खुद ध्यान देती, आदिवासी जागरूक रहते, एकजुट रहते, तो कोई नक्सली थोड़ी घुस सकते थे। ठीक ऐसे ही जिस प्रदेश में दूसरे प्रदेश से आए हुए लोग काम करते हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो कारोबारी हों, चाहे उद्योगपति हों, इस बात को समझना चाहिए कि वो स्थानीय अर्थव्यवस्था में कुछ जोड़ते हैं। आज अमेरिका में ट्रंप की नीतियों को लेकर एक दहशत फैली हुई है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ट्रंप बाहर के लोगों को जितना धकेल रहा है, आने से मना कर रहा है, अमेरिका में मजदूर और कामगार कम हो गए हैं। कैलिफोर्निया में 10-10, 20-20 हजार एकड़ के खेत जो हैं बिना जुते रह गए, क्योंकि मेक्सिको के लोगों का आना रोक दिया गया, मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया। खेतिहर मजदूर नहीं रह गए, वहाँ पर कम हो गए। ऐसा ही कहीं पे मजदूर रहते हैं, कहीं पे मालिक रहते हैं, कहीं कारोबारी रहते हैं। इनका अर्थव्यवस्था में एक महत्व रहता है। और आप स्थानीय लोगों को लाकर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्थानीय व्यक्ति के सामने तो व्यापार शुरू करने का, उद्योग शुरू करने का पहला मौका रहता है। उनके पास ज़मीनें अपनी हैं या रिश्तेदारों की है, वो लोकल जुबान बोलते हैं, लोकल लोग पहचान के हैं, नेता उनके पहचान के हैं, तो वो यहाँ ज़्यादा आसानी से कोई काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी कारोबार करने की क्षमता नहीं है, इच्छा नहीं है, हिम्मत नहीं है, जोखिम नहीं उठा पाते हैं वो कई वजहों से, तो ऐसी हालत में भारत के तमाम प्रदेश कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आज गुजरात से आए हुए दो नेता, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यही पूरा देश चला रहे हैं ना। तो क्या कहेंगे, जो दिल्ली में पैदा हुए हैं, दिल्ली में बसे हैं, वही लोग देश चलाएंगे? ये दोनों नेता वहाँ से आए हुए हैं ना। देश के जो दोनों सबसे बड़े कारोबारी हैं वो भी गुजरात के हैं ना। तो रहता है किसी प्रदेश के लोगों में खूबी रहती है, कारोबार की खूबी रहती है। ये मैं मोदी और शाह के काम को कारोबार नहीं कह रहा हूँ, ये लीडरशिप की उनकी अपनी खूबी है, क्षमता है। चुनाव कैसे लड़ा जाता है, रणनीति कैसे बनाई जाती है, 5 साल परसेप्शन मैनेजमेंट कैसे होता है, ये बहुत सारी खूबियाँ हैं उनमें। तो गुजरात के लोगों में कई तरह की खूबियाँ रहती है। गांधी भी वहीं से निकल के आए थे, कितनी खूबियाँ थी उनमें। तो मैं पड़ोस के तेलंगाना में आंदोलन छिड़ रहा है और कई प्रदेशों में दूसरे लोगों को मार के भगाने की, निकालने की, रोकने की बात होती है।
इस देश को सरदार पटेल ने बड़े मुश्किल से जोड़ा था, ताने बाने की तरह कपड़ा गूंथा था उन्होंने। राजा, रियासत, नवाब, कितने तरह के थे, कितने तरह के प्रांत थे। उस वक्त सिक्किम अलग था, गोवा अलग था, उस वक्त कई तरह के अलग अलग बटे हुए लोग थे, उनको सबको जोड़ा था। आपको अगर ध्यान होगा, कश्मीर भी तो शुरू में नहीं था हिंदुस्तान में, राजा का राज्य था वहाँ पे। बहुत बड़ी कहानी है वहाँ की, मैं यहाँ 2 लाइन में उसको ख़त्म नहीं कर सकता। कई प्रदेशों में ये माहौल रहता है कि बाहर के लोगों को काम नहीं करने देंगे, और होता क्या है मैं बताऊं आपको। छत्तीसगढ़ी लोग छत्तीसगढ़ के बाहर जाके बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। बिहारी लोग बिहार के बाहर जाके बहुत काम करते हैं। हर प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाकर ज़्यादा काम करते हैं। इसकी एक वजह ये रहती है कि उनकी रिश्तेदारी वहाँ नहीं रहती है, समाज वहाँ पे नहीं रहता है, उनके परंपरागत त्यौहार उतने नहीं मनाए जाते हैं, तो उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरा, अपनी ज़मीन से जब बाहर जाते हैं तो एक चुनौती झेलने का उनके सामने एक रहता है कि यहाँ काबिल साबित करना है, वहाँ जाके मुंह क्या दिखाएंगे घर में, चाहे वो मजदूर रहे चाहे कारोबारी रहे। इसलिए कारोबारी भी दूसरे प्रदेश में जाकर अधिक कामयाब होते हैं, मजदूर भी दूसरे प्रदेश में जाकर अधिक कामयाब होते हैं। और यही भारत की एकता और अखंडता है, यही एकजुटता है कि अलग अलग प्रदेशों में जाके हम काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के लोग आकर काम कर रहे हैं। इसको इतने छोटे छोटे टापुओं में बांटना ठीक नहीं है कि तेलंगाना में केवल तेलुगु लोग और केवल तेलंगाना के लोग ही कारोबार करें। ऐसा नहीं होता है, तेलंगाना की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आपके साथ तो वहाँ की सरकार है, राजनीतिक दल हैं वहाँ के, तो आप मेहनत करके अपने कारोबार को इतना बड़ा कर लो, दूसरे की लकीर को मिटाने के बजाय अपनी लकीर ज़्यादा बड़ी कर लो। आप दे दो तेलंगाना के 100% लोगों को काम दे दो अपने उद्योग व्यापार में। छत्तीसगढ़ में जिन लोगों को लगता है कि बाहरी लोग यहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं, छत्तीसगढ़ी लोग भी कर सकते हैं। कई छत्तीसगढ़ी लोग उद्योग में, व्यापार में बहुत आगे बढ़े हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े कारखानेदार हैं छत्तीसगढ़ी लोग। छत्तीसगढ़ी लोगों में से ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां खोल के सड़कें बनाई हैं, कुछ किया है, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। तो ये लोग अगर स्थानीय लोगों को पूरा काम नहीं देते हैं, बाहर के लोगों को काम देते हैं, तो उसकी एक वजह ये भी रहती है कि छत्तीसगढ़ी मजदूर छत्तीसगढ़ में उतनी मेहनत नहीं करते जितनी बाहर जाके करते हैं। ये हर राज्य के मजदूर के साथ रहता है। तो जो तेलंगाना में आज जो मुद्दा उठ रहा है, उड़ीसा में एक समय उठा था, महाराष्ट्र में सदाबहार है, बेशरम के पौधे की तरह 12 महीने कुछ न कुछ वहाँ सुगबुगाहट चलते रहती है, मराठी गैर मराठी की, मराठी मानुस गैर मराठी बाहरी, ये वहाँ की भाषा में रहता ही है। तो मैं केवल ये कहने के लिए आया हूँ कि इस तरह की भड़काऊ बातों को करने से कुछ हासिल नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने इलाके में कारोबार, कारखाना जो करना है कीजिए आप, उसमें आप 100% अपने लोगों को दे दीजिए रोजगार। जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, वो अगर सरकारी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सरकार के पास जा सकते हैं कि यहाँ रोजगार दिलवाइए, ये आपने जो नियम बनाए हैं उसको नहीं मान रहे हैं। लेकिन जो चल रहा है तेलंगाना में, मैं इस पे इसलिए भी बोल रहा हूँ, हमारे हैदराबाद के संवाददाता हैं दिनेश आकुला, उन्होंने कल रिपोर्ट भेजी थी, हमने छापी है वो रिपोर्ट। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने वहाँ पे कहा है कि उनकी पार्टी एक वर्ग द्वारा चलाए जा रहे मीट की दुकानों और ड्राई क्लीनिंग व्यवसायों का विरोध करेगी। ये दोनों कारोबार में मुस्लिम ज़्यादा हैं। साथ में उन्होंने यह भी कहा, रोहिंग्या गो बैक आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब स्थानीय और बाहरी
इसके बीच में ये एक एंगल और जुड़ गया है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, ये एंगल वहाँ पे जुड़ गया है। अब ये कितना घातक होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, ये तो उस सरकार का हिस्सा हैं जिनके ऊपर पूरे देश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और रोहिंग्या को रोकने की तो है ही, डायरेक्ट जिम्मेदारी है। आप अपने प्रदेश में, अपने इलाके में अगर ऐसा कोई आंदोलन छेड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका इलाका सबसे पहले नुकसान झेलेगा। आप समझ रहे हैं ना, आप मनरेगा के मजदूर अगर दूसरे प्रदेश से आएं तब तो आपका रोजगार मार खाता है, लेकिन अगर कारोबार दूसरे प्रदेश के आए हुए लोग कर रहे हैं तो जब तक आप उस कारोबार का विकल्प स्थानीय लोगों से तैयार नहीं कर लेते हैं तब तक आप कोई भला नहीं करते हैं। कोई विरोध करके किसी का धंधा बंद करवा के, उनका तो धंधा बंद होगा, बैंक के पैसे से वो चले जाएंगे, बैंक उसको नीलाम करते रहेगा, एक दुकान एक कारखाना बंद हो जाएंगे, उनको दिक्कत कम होगी। लेकिन स्थानीय जो मजदूर और कामगार हैं इनको दिक्कत ज़्यादा होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को, सरकार को मिलने वाले टैक्स को। मेरा ऐसा मानना है कि जो स्थानीयता का आंदोलन करते हैं, क्षेत्रीयता का आंदोलन करते हैं, उनको अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि जो बाहरी जो कारोबारी कारखानेदार हैं उनसे कितना टैक्स मिलता है सरकार को, और स्थानीय कारोबारी और कारखानेदार से कितना मिलता है। अगर इस एक बात को भी आप देख लेंगे तो मुझको लगता है कि स्थानीय और बाहरी का ये बवाल जो है आप इसमें शामिल नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, मुंबई में आज सबसे ज़्यादा टैक्स किससे मिलता है? मेरा अंदाज ये है कि गुजरात और राजस्थान से आए हुए सभी तरह के जो कारोबारी और कारखानेदार हैं उनसे सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है वहाँ, और जो स्थानीय लोग हैं उनका टैक्स संख्या में ज़्यादा होगा, अमाउंट में कम है, मूल्य में कम है। वो आप अपने इलाके में थोड़ा तौलिएगा, पूछिएगा सरकार से, सरकार में तो स्थानीय लोग ही रहते हैं। मंत्रियों से पूछिएगा, मंत्री जी आरटीआई में लगा दीजिए, या आरटीआई में जाति का जिक्र नहीं होगा, फिर भी आप किसी तरीके से सवाल बना सकते हैं। विधानसभा में पूछवाइए या मंत्री से पूछिए कि आप बताइए ज़रा कि जिनको हम बाहरी कहते हैं वो कितना टैक्स दे रहे हैं, और जिनको हम स्थानीय कहते हैं, माटी पुत्र कहते हैं हम, वो कितना टैक्स दे रहे हैं, देखिएगा। और अगर बाहरी लोगों को हटा देंगे तो उनका जो हो सो हो, आपकी स्थानीय अर्थव्यवस्था का क्या होगा इसको भी सोचिएगा। ये अलगाव की राजनीति, अलगाव के आंदोलन ये पूरे देश को तहस नहस कर रहे हैं। आज लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि रोज़गार कैसे ख़त्म हो रहे हैं। जब बंगाली मजदूरों को दिल्ली से दूसरे प्रदेशों से मार मार के भगाया जा रहा है, अब तो अदालत भी दखल दे रही है। छत्तीसगढ़ में ही गिरफ्तार करके भगाए गए बंगाल के मजदूरों को, बांग्लादेशी नहीं थे, बंगाल के मजदूरों को, अब वो हाई कोर्ट गए हुए हैं। हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है, इनको ये मुआवजा मांग रहे हैं, क्या करना है इनका बताओ, जवाब दो कि इनको कैसे गिरफ्तार किए थे, कैसे निकाले थे। तो ये ठीक नहीं है। ये चाहे तेलंगाना में हो, मुंबई में हो, छत्तीसगढ़ में हो, ओडिशा में हो, आप किसी को भगा नहीं सकते, देश पूरा एक है। और अगर ये शोषण कर रहे हैं स्थानीय लोगों का, तो फिर आपकी स्थानीय लोगों की चुनी हुई सरकार क्या कर रही है? सरकार के हाथ में तो एक हाथ में कानून है, एक हाथ में डंडा है, तो सरकार क्या कर रही है? अगर ये स्थानीय लोगों का शोषण कर रहे हैं तो इनको जेल में डालें, इनको फिर प्रदेश के बाहर क्यों निकालें, इनको जेल में डालें। सोच के देखिएगा मैंने जो कहा है उस बारे में। आप अपने इलाके की अर्थव्यवस्था भी देखिएगा। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात जायज़ लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है, और दोस्तों को भी भेजिए इसको, वो भी देखें। हो सकता है वो स्थानीय मुद्दों के लड़ने वाले लोग हों या बाहर से आए हुए कारोबारी हों, जो भी हों, आप भेजिएगा इसको।
फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे बैठें, हेलमेट लगा कर रखिएगा। अभी मैंने एक मामला सुना, सिर के भीतर दिमाग में खून जरा सा बह निकला। इस शहर के एक बड़े अस्पताल में 4.25 लाख रुपए का बिल बना 7 दिन में। कितना? 7 दिन में 4.25 लाख रुपया। फिजियोथेरेपी चल रही है अभी, बाद में हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, दिमाग में मस्तिष्क रक्त स्राव, ब्रेन हेमरेज। 87,000 रुपया 1 महीने का फिजियोथेरेपी का लग रहा है। मैं कहता हूँ और कुछ भी नहीं, बस इसी को गिन लीजिए इन आंकड़ों को। आप में से कितने लोग हैं जो 10 दिन के इलाज का 4.25 लाख रुपया दे सकते हैं, अगर जिंदा बचेंगे तो? और 1 महीना का फिजियोथेरेपी जिससे कोई पूरा इलाज नहीं हो गया है, 87,000 रुपया कितने लोग दे सकते हैं? क्या आपके घर वाले आपको बिना इलाज के, बिना फिजियोथेरेपी के रहने देंगे? आपके हेलमेट न लगाने की वजह से हो सकता है आपके घर के सारे गहने बिक जाएं, आपकी ज़मीन और मकान बिक जाए, कर्जा ले लें पूरे घर के लोग, आपके हेलमेट न लगाने की वजह से। तो अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, हेलमेट लगा कर रखिए। वही आपकी ज़िंदगी को बचाएगा, आपके हाथ पैर जुबान इसको चालू रखेगा, इसको खराब होने से बचाएगा, और आपके परिवार को सारी प्रॉपर्टी बेच देने से भी बचाएगा। फिर मिलेंगे।